मुझे प्लीज ये बताइए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? सबसे पहले आपको पीरियड नंबर 3 पढ़ाया गया, उसके फिजिकल और केमिकल सारी प्रॉपर्टीज मुकम्मल की गई। उसके बाद आपको पीरियड नंबर 3 के बाद क्या पढ़ाया गया? ग्रुप नंबर 2 पढ़ाया गया। तो मुझे प्लीज कल के लेक्चर की कॉपी दिखा दीजिए कि हमारा ग्रुप नंबर 2 खत्म हुआ कि नहीं। आई थिंक ग्रुप नंबर 2 के बारे में जो भी मैंने पढ़ाना था वो सारा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, क्या क्या पढ़ाना था? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फिर ऑक्साइड्स का रिएक्शन विद वाटर, फिर रिएक्शन विद वाटर, उसमें जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं वो एक्वियस है कि वो सॉलिड है, वो रिएक्शन विद एसिड्स, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, आई थिंक जो मैंने पढ़ाया पढ़ा चुका हूं। आज हम ग्रुप नंबर 2 की बात नहीं करेंगे, आज हम थोड़ा सा मजीद आगे जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल को वर्टिकली देखें, ग्रुप्स के हिसाब से देखें, तो एक आता है, सबसे पहला आता है ग्रुप नंबर 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम वाला। उसके बारे में ओ लेवल्स में अच्छा खासा बंदे ने पढ़ा होता है, और ऑलमोस्ट उसी तरह की चीजें मैंने आपको ग्रुप नंबर 2 में भी पढ़ा दी हैं। देयर इज दिस ग्रुप नंबर 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। उसके जो ट्रेंड्स पढ़ाए गए हैं, यूं समझिए ऑलमोस्ट वैसे ही ट्रेंड्स किसके हैं? यूं समझिए ऑलमोस्ट वैसे ही ट्रेंड्स ग्रुप नंबर 1 के हैं, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन आज जनरली ग्रुप 2 में नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ग्रुप 1 में भी नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ग्रुप 2 में नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो ग्रुप 1 में भी नीचे जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ग्रुप 1 के ऊपर से नीचे जाओ तो उनके एसिड नहीं, उनकी बेसिस स्ट्रांग होती जाती हैं, तो ग्रुप 1 में भी होना तो यही चाहिए कि नीचे जाते हुए बेसिस स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मसला ये है कि ग्रुप 1 में तो सारी बेसिस ही चाहिए, तो सारी बेसिस स्ट्रांग है। ये तो यहाँ पे ट्रेंड बिल्ड होता है कि सर जी ऊपर वाला कम बेस है, नीचे वाला ज्यादा बेस है। ठीक है, ग्रुप 1 में जाओ, मतलब यहाँ पे सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी का क्या सीन है? सर ऊपर वाले कम सॉल्युबल, नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले ज्यादा सॉल्युबल, नीचे वाले। सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप नंबर 2 की जो है 2 सल्फेट्स जो हैं वो क्या होते हैं? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। होना तो भी यही चाहिए था, लेकिन सर वहां क्योंकि सब कुछ सॉल्युबल है तो वहां तो ट्रेंड नहीं बनता, वहां से कोई ट्रेंड नहीं बनता, वहां सब कुछ प्लेन है, सबके सब सॉल्युबल, सबके सब एल्कली, सबके सब स्ट्रांग एल्कली। तो जो ट्रेंड्स बनते थे वो बनते थे ग्रुप नंबर 2 में। मैंने ग्रुप नंबर 2 पढ़ा दिया कि हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बहुत सारे हमारे पास एक ट्रेंड्स हैं, उन ट्रेंड्स को बिल्ड करने के लिए हमने ग्रुप नंबर 2 पढ़ा है। सो जहां तक ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 से आगे क्या चीज बनती है? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 2 के आगे क्या होता है? वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ब्लॉक है, उसका हमारे एएस में 1% भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। A2 में जाके पूरे का पूरा चैप्टर है, एक हमारे पास बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हवाले से, वो A2 में पढ़ेंगे। एएस में ट्रांजिशन का कोई सीन नहीं है। अच्छा, जब आपका ट्रांजिशन खत्म हो जाए तो फिर आगे क्या करता है? वो ग्रुप नंबर 3 या 13 एल्यूमिनियम वाला ग्रुप, उसमें से एक एल्यूमिनियम था, हल्का फुल्का बंदे को पता होना चाहिए, वो सर हमें पहले ही पता है, कैसे पता है? पीरियड नंबर 3 पढ़ा ना हमने, पीरियड नंबर 3 में एल्यूमिनियम भी आ गया था, तो एल्यूमिनियम को जितना पढ़ना था काफी है, पढ़ लिया। मैं समझता हूँ हमारी केमिस्ट्री, एएस की केमिस्ट्री ऐसे डिजाइन हुई है कि मेटालिक ग्रुप्स, या तो आप पूरे का पूरा पीरियड पढ़ लें, कैल्शियम से लेकर ये तक सारी सीन पता चल जाए, या फिर आप मेटल्स में से ग्रुप 2 पढ़ लें और नॉन मेटल्स में से कोई एक आधा ग्रुप सेलेक्ट कर लें। नॉन मेटल में से कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करेंगे? यहाँ बेटा जी वो हैलोजेंस वाले सेलेक्ट करते हैं, जो आपने पिछले साल भी पढ़ा है। हैलोजेंस में ऊपर से नीचे आते हुए बहुत सारी चीजों के ट्रेंड्स हैं। बेसिकली ना पता पढ़ाना क्या है? पढ़ाना है आपको पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में पढ़ानी है पीरियोडिसिटी। क्या पढ़ानी? पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? ये सारे ट्रेंड्स हैं। पीरियोडिसिटी लाइक एवरी एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। खैर पीरियड नंबर 3 एक पीरियोडिक टेबल है, मतलब उसका एक पीरियोडिक रो है। इट्स नॉट जस्ट द पीरियड जिसमें एक ट्रेंड है, देयर आर ग्रुप्स, उसमें भी ट्रेंड्स हैं। तो ग्रुप नंबर 2 को हमने देख लिया, बड़े जबरदस्त किस्म के ट्रेंड्स हैं। सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड है, स्टेबिलिटी का ट्रेंड है, रिएक्टिविटी का ट्रेंड है, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है।
ऊपर से नीचे आते वक्त अगर मैं बिल्कुल पहला स्टार्ट करूं, साइज की बात बताओ जी सर, ऊपर से नीचे आते वक्त शेल्स ज्यादा होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो साइज ज्यादा हो जाता है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फिर आयनाइजेशन एनर्जी का बताओ जी सर, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी का बताओ जी सर, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी सर वो भी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एक चीज को मौत है, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी सर इट डज नॉट, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उसकी वजूहत क्या है, मैंने कहा था वजूहत में पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। A2 का चैप्टर यहीं से स्टार्ट करूंगा, वजह क्या है, ठीक है। बहरहाल इसी तरह पीरियोडिसिटी जो हमें चेक करनी है, नॉट जस्ट इन मेटालिक ग्रुप्स बट आई बिलीव पीरियोडिसिटी इन द जो दूसरे कौन से होते हैं नॉन मेटालिक ग्रुप्स भी चेक करने हैं। और नॉन मेटालिक ग्रुप्स कौन से वाले हैं, नॉन मेटालिक ग्रुप्स आज हम क्या पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 7 या आप उसको क्या कहते हैं, या आप उसको 17 भी कहते हैं। ग्रुप 7 या 17 आज हमने पढ़ना है। और क्या इसका सीन है भाई, नाम क्या है इसका, दे आर नोन एज हैलोजेन। ग्रुप नंबर 7 या 17 का नाम रखिए हैलोजेन। ग्रुप नंबर 7 या 17 का क्या नाम रखेंगे भाई, हैलोजेन इसका नाम रखिए। मुझे तो प्लीज इसके नाम बता दीजिए कौन कौन है यहाँ पे। देयर इज दिस क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे तो एसिटीन भी है, देखते हैं उसको भी देखते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। बट आई थिंक एसिटीन का मुझे आप एटॉमिक नंबर बता दीजिए, एसिटीन का प्लीज एटॉमिक नंबर बता दीजिए, किसी के पास पीरियोडिक टेबल है तो मैं खुद देख सकता हूँ। क्लोरीन का होता है 9, क्लोरीन का क्या होता है 17, ब्रोमीन का क्या होता है 35, आयोडीन का क्या होता होगा 53। प्लीज एसिटीन का चेक कीजिए 85। जिनका एटॉमिक नंबर 80 से ज्यादा होता है उनका सीन क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव वालों की फिजिक्स होती है केमिस्ट्री, तो इसलिए हम नहीं लिखते होते, इसलिए हम इसको नहीं लिखते जी भाई। देयर इज फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,7, 2,8,7। इसकी क्या होगी 2,8, 2,8,35 है। आंसर तो 2,8,18,7, 2,8,18,7। यहां क्या होगा, तो जो भी होगा 18 वाली स्कीम पढ़ाया आपने, 18 पढ़ाया ठीक। 2,8, 18, 18, 7 ऑल ओवर्स की कॉन्फ़िगरेशन है। अब 2,8,7 है कि 2,8,18,7 है, मुझे इससे कुछ परवाह नहीं है। परवाह मुझे इसकी है कि सर इसके वैलेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 7 है। ये ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अगर आप दूसरी वाली कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, क्या बोलते हैं उसको SPDF वाली, तो प्लीज बताएंगे इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है। दिस 2 इज फॉर हीलियम, हीलियम के बाद 2s2, 2p5, 2 and 8 इट इज फॉर नियॉन, एंड इसके बाद 3s2, 3p5। ब्रोमीन के पीछे कौन होएगा, आई बिलीव इट वुड बी आर्गन, एंड उसके बाद 3s2, 3p5। फिर इधर होगा शायद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन सॉरी 3s2, 4s2, 4p5। इधर क्या होगा 5s2, 5p5। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ओ लेवल्स के हिसाब से चलें तो वैलेंस शेल क्या है, ओ लेवल्स के हिसाब से चलें
तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ए लेवल्स के हिसाब से चलें तो वैलेंस शेल में क्या होगा, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पे अगर आप ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और इसके हिसाब से इसको ऑब्जर्व करें तो इसका वैलेंस शेल कैसा है, NS2 NP5 NS2 NP5 जी। वो आर्गन के साथ 3D10 भी आएगा। किधर आएगा, क्या आएगा, आर्गन के बाद 3D10। आर्गन के खुद के कितने होते हैं, प्लीज बताइए। 18। आर्गन के खुद का एटॉमिक नंबर क्या है, प्योर टेबल है, ये पेज पे चिपकाया होगा ना भाई, मैंने कहीं दिया वाले थे किसी पेज पे चिपकाने के लिए, बता दे दे। हाँ जी, नियॉन का होता है 10 और 7 17, आर्गन का होता है 18 के बाद असल में ना बेसिकली ब्रोमीन में 18 के बाद 7 लगाएंगे तो 25 आएंगे, ठीक है। ये ले, एक काम करें, यहां ऐसा कुछ भी ना लिखें, जस्ट ये लिखेंगे जो भी होगा वैलेंस शेल में क्या होगा वो लिख दीजिए, ठीक है। उस खड़े में नहीं जाना जाता। मुस्तफा जो प्लीज बातें बंद करेंगे। जो बुनियादी चीज है हमारे पास, इधर बोर्ड पे देखिए, हैलोजेंस में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, देखिए दरमियान की कॉन्फ़िगरेशन जो भी है 2818 है कि 28188 है, जो भी है मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जो चीज समझानी है वो क्या है, वो ये है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। इस वजह से आप इसको क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 7। इधर अगर आप SPDF का सीन चलाएंगे तो वैलेंस शेल का क्या सीन है, 2s2 2p5। अगर आप ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर दें, इधर अगर आप पहले वाले पे देखें, दिस इज 1s2 2s2 2p5, फिर 1s2 2s2 2p6, फिर उसके बाद 3s2 3p5, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, जो भी होगा। अब मैं कह रही उसको छोड़ दें, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें इस सबसे वैलेंस में क्या लिखा हुआ है, बस आपने याद ही रखना है सर जी। सबसे वैलेंस में NS2 NP5 लिखा हुआ है, S भरा हुआ है, P में 6 की बजाय कितने हैं, 6 होता तो भरा होता, 5 हैं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, S के दोनों भरे हुए हैं। P में कितने चल रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो साइंस क्या हुई, साइंस ये हुई कि सर इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्या चीज है भाई, देयर इज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, देयर इज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द, ठीक है, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसको पेयर अप कैसे किया जाएगा, इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, व्हाट इज दिस वैलेंसी, इट्स वैलेंसी इज, सर या तो ये एक गेन कर लेगा या फिर ये एक शेयर कर लेगा, इट्स वैलेंसी इज टू गेन और शेयर व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन, इस वैलेंसी इज टू गेन और शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, जहां तक ताल्लुक है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का, अगर ये कोई आयन बनाता है, तो प्लीज बताइए इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, X 1 नेगेटिव। और अगर ये कोई डेटिव, अगर ये कोई कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, वो कितने होंगे, नेचुरली इसको सिर्फ एक बॉन्ड बनाना चाहिए, इसको सिर्फ कितने बॉन्ड बनाना चाहिए भाई, एक बॉन्ड बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए,
दिस X1 नेगेटिव ये उसकी ऑक्सीजन स्टेट है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इट शुड मेक वन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इफ इट इन्वॉल्व्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन। हमने कहीं पढ़ा है कि ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व कर सकता है। जब मैंने आपको पीरियड नंबर 3 पढ़ाया था, उस पीरियड नंबर 3 में देयर वाज दिस PCl3 नहीं, उसमें तो फास्फोरस था, क्लोरीन का ऑक्साइड पढ़ाया था Cl2O या Cl2O7, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिसमें क्लोरीन ने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स अपने एंगेज कर लिए थे। मैं इस वक्त 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स की एंगेजमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर या एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बात कर रहा हूं। However, it can involve 7 के 7 electrons in the bonding. It can have 7 as a valency, 7 electrons की valency हो सकती है। अब वो 7 electrons को गेन करेगा कि शेयर करेगा कि लूज करेगा, वो बात की बात है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से समझाना चाहता हूं कि इसकी वैलेंसी क्या है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 नेगेटिव आएगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो यू नो व्हाट, X सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जहां तक ताल्लुक है, ये तो मैंने पीरियड टेबल से बात लिख दी है। ये एग्जिस्ट कैसे करता है, ये एग्जिस्ट कैसे करेगा, लेट मी टेल यू, ये एग्जिस्ट करता है एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ये जो हैलोजेंस होते हैं, सबसे पहला फैक्ट लिखिए, हैलोजेंस एग्जिस्ट एज सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। Halogens exist as simple diatomic molecules. Halogens exist as simple diatomic molecules. That is X2 की तरह ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब X सिंगल बॉन्ड, X उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब उसकी बॉन्डिंग होती है। अगर आप इसमें कोई डॉट एंड क्रॉस समझाना चाहते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन उनका इधर होता है। ये सारा कुछ मेरे हिसाब से कहीं पिछले किसी चैप्टर में डिस्कस हुआ है। और अगर आप इनकी सिग्मा बॉन्डिंग देखें तो आपको याद आएगा कि सर ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में दोनों के कौन से ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते थे। यू नो, इसका कौन अनपेड है, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है इन द p ऑर्बिटल। तो अगर आपको याद हो तो हैलोजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक का p ऑर्बिटल दूसरे के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता था। हाँ जी, इसके लिए हम क्या क्या करते थे अल्टीमेटली, सर वो एक टॉफी सी बनाते थे कुछ, और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर होती थी, along the line joining the two nuclei. If there is this X, then there is this X. You know what happens? इनके दरम्यान में एक सिग्मा बॉन्डिंग होती थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सारा कुछ हमने पिछले किसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है? सो वो तो उधर लिख दीजिए, इसको हमें आ रही है क्या सीन है जी इनका। They exist as diatomic molecules. मसलन there is this F2, then Cl2, then Br2, then there is this I2। जहां तक ताल्लुक है फ्लोरीन का, अगर आप इनका सबसे पहले यहाँ पे Mr देखते जाएं, एक और बात मुझे बताएं, ये पोलर है नॉन पोलर है? There is this sigma bonding। नाम इसको ना ड्रॉ करें, यहाँ तो पहले से ड्रॉ होगा।
जैसे एंड रिजल्ट ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा है तो डॉट क्रॉस डायग्राम बनाएं तो कोई ड्राइंग बनेगी, ठीक है। और अगर आप इनका p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करें तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। यहां मैं क्या दिखा रहा हूं, दिस इज डॉट क्रॉस डायग्राम। ये क्या दिखा रहा हूं, ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स। यहां क्या दिखा रहा हूं, सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक हो गया। अच्छा मुझे एक बात ये बता दें, ये जो x सिंगल बॉन्ड x है, इज इट पोलर और नॉन पोलर? इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का ताल्लुक ही नहीं है। इनमें फिर कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी? इनके दरम्यान में ओनली द वैन डर वाल्स फोर्स, TD-ID फोर्स एग्जिस्ट, TD-ID फोर्स या वैन डर वाल्स फोर्स exists between the molecules. Okay जी, या बस क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर आप इनका MR देखेंगे तो इसका MR कितना है भाई? 19.2। क्या करेंगे प्लीज बेटा, इसका MR मतलब बताएंगे, जहां किसी पास क्लोराइड टेबल था 19 पॉइंट समथिंग है। फ्लोरीन बिल्कुल ग्रुप 7 पे जाएं, 19.0 है। 19.0 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लोरीन का कितना है? 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रोमीन का कितना है? 79.9 मल्टीप्लाई बाय 2, आयोडीन का कितना है? 126.9 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक हो गया जी। सो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इनका MR क्या होता जाता है? ज्यादा होता जाता है। तो प्लीज मुझे बताइए, अगर इनका MR ज्यादा हो जाता है तो इनकी क्या बोलते हैं उसको हम, TD-ID फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होती जाती है? ज्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से